चलो तो फिर देखो, सबको स्क्रीन विजिबल है? ठीक है, क्वेश्चन ये वाला था हमारे पास। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन पता क्या था? कल हमने एक न्यूमेरिकल देखा जिसकी स्टेटमेंट शायद मैंने तो बता दी थी। हाँ, ये थी स्टेटमेंट उसकी। सो इस केस में चलो मैं इसको एक बार फिर से क्वेश्चन को दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक बार मैग्नेट था इस तरह से। पहले क्या करते हैं कि नॉर्थ साउथ इस तरह से बनाया हमने, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आ गया। मैग्नेटिक फील्ड आने के बाद ये कुछ क्वेश्चन का मैं पहले बता देता हूँ। ये बार मैग्नेट उस मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से रखा हुआ था 60 डिग्री के इंक्लिनेशन पे। 60 डिग्री की इंक्लिनेशन पे इस बार मैग्नेट को रखते हैं। तो ये साउथ है, ये नॉर्थ है। ध्यान रखना कि साउथ और नॉर्थ इस तरह से ही बनाने हैं, सो दैट कि तुम्हारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम वेक्टर वो साउथ से नॉर्थ में कुछ इस तरह से आ जाए, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ दिख जाए, और दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री यहाँ पर नजर आ जाए। अगर गलती से भी तुमने मान लो ऊपर साउथ बना दिया होता, नीचे नॉर्थ बना दिया होता, तो थोड़ा सा तुम्हें देखना था कि भाई एंगल हमने 60 डिग्री बनाना किधर है। तो इधर तो उस टाइम तुम्हें यहाँ नॉर्थ लिखना पड़ता, यहाँ साउथ लिखना पड़ता। सो ये बाद में डिस्कस करेंगे इस चीज को, बट अभी तुमने क्या रखना है कि साउथ इधर रखो, नॉर्थ इधर रखो, और नॉर्थ और साउथ ये जो एक्सटर्नल मैग्नेट्स हैं जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं उसको इस तरह से रखेंगे। यहाँ पर m की वैल्यू मेरे हिसाब, अच्छा कितनी दी हुई थी वैल्यू कल? 6 जूल पर टेस्ला दी गई थी। इट इज 6 जूल पर टेस्ला। और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू कितनी दी गई थी? 0.44 आई थिंक इतनी है। हाँ, 0.44 टेस्ला। सो यहाँ पर जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 6 जूल पर टेस्ला था, हमें पता है कि इसको एम्पियर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर हमने फाइंड आउट करना है। इसमें फाइंड आउट क्या करना है कि आपके पास पहले इंक्लिनेशन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इंक्लिनेशन 60 डिग्री का दिया हुआ है। सो मैंने बोला कि भाई तुमने एक वर्क डन निकालना था, सो वर्क डन फाइंड आउट करना था। अब वर्क डन फाइंड आउट करते वक्त हमने देखा कि वर्क डन का एक फॉर्मूला हमने ये बनाया था, एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर विद माइनस ऑफ। ठीक है, पॉइंट ये था कि जब ये फार्मूला बनाया गया तो ये बाद में निकल के आता है। इससे पहले हमने एक फार्मूला करा था माइनस एम बी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। ये वाला फार्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस वाले फार्मूले से इस वाले फार्मूले पर पहुंचे थे तो हमने थीटा वन को 90 लिया था ऑलरेडी, तब जाके इस फार्मूले से ये फार्मूला बना था। बट हमारे पास यहाँ पर थीटा वन और 90 नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में 60 डिग्री है। अब क्वेश्चन में 60 डिग्री, अच्छा ये करा क्यों गया था? फिर बच्चे पूछते सर आपने करा ही क्यों आगे? देखो मैंने सिर्फ ये इसलिए करा ताकि हम एक डॉट प्रोडक्ट शो करें, शो कर सके कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और बी वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट आता है। सो हमने ये दिखा दिया कि एक स्केलर क्वांटिटी है इस हिसाब से। एक्चुअल जो फॉर्मूला हमारा निकलता है वो निकलता है ये वाला। सो दिस इज द फॉर्मूला, ये वाला। ठीक है, इसी फॉर्मूले का यूज करके हमने वर्क डन की वैल्यू निकालनी है। सो पहले थीटा वन की वैल्यू 60 तो फिक्स है ये। उस उसको हमने क्या करना है, उसको हमने इसको इंक्लाइन कर देना ऐसे, इस तरह से 90 डिग्री पे इंक्लाइन कर दिया। ये हमारा सेकंड। अब यहाँ पर ये पॉइंट हो क्या गया, जब मैंने इसको देखा, इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ क्योंकि आधी जनता तो उसमें फोन से ही लगी होती है, तो कोशिश करो कि अगर लैपटॉप अरेंज हो जाए तो उससे करो। सो ज़्यादा थोड़ा सा ठीक है, तो उसमें आंखों पे स्ट्रेस भी नहीं डलता। सो यहाँ पर मेरा थीटा टू जो इंक्लिनेशन होगी वो 90 डिग्री हो चुकी है। सो दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, अब ये 90 डिग्री जो इंक्लिनेशन मेरे को नजर आई है, 60 से 90 कर दिया, तब जाके मेरे को वर्क डन निकालना है। अब वर्क डन, अब थीटा टू कितना हो गया? 90 डिग्री। सो ऐसे में मेरे को जो वर्क डन निकालना है वो कितना निकालना है? माइनस एम की वैल्यू कितनी है? 6 जूल पर टेस्ला, 0.44 कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री। सो कॉस 90 कितना होता है अपना गगन?
हाउ मच इज कॉस्ट 90, वैल्यू ऑफ कॉस्ट 90 कितनी होती है बोलो। 0 से हाँ 0, और कॉस 60 डिग्री कितना बनता है हमारा 1/2। 1/2। सो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 और 3 6 पे 3 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 12, 12 और एक 13, सो 1.32 जूल। ये ठीक है गगन? हाँ जी। ये प्लस का 1.32 जूल आ गया। कोई डाउट सिमरन? नो सर। क्वेश्चन एनी डाउट? गौरव, वंशिका, कोई डाउट है इसमें? नो नहीं सर। गौरव? नो सर। ठीक है, एक मिनट रुको यार। अच्छा, अब अपनी अपनी कॉपी पे इसको नोट करो और मेरे को सेकंड वाला निकाल के दो जल्दी। सेकंड वाले केस में तुम्हें थीटा 2 की वैल्यू, सेकंड केस में थीटा 2 की वैल्यू 180 डिग्री लिखनी है, सो वर्क डन निकाल के बताना है। अब जब cos 180 की वैल्यू कितनी होती है सिमरन? सिमरन cos सर -1। सर -1/2। -1 होती है। ठीक है, वैल्यू डालो और फटाफट से आंसर बताओ, सभी निकाल के दो, सबका पूछना है कि आप अपने अपने क्वेश्चंस का फोटो लेके भी सेंड किया करो, सो दैट कि मैं चेक भी करो कि सही जा भी रहे हो कि नहीं जा रहे। वंशिका, यस सर। फटाफट से आंसर निकाल के पिक भेजो। हाँ जी सर। सिमरन जल्दी आंसर निकालो और पिक भेजो। गगन, क्वेश्चन गौरव, फास्ट। पेपर आ गए हैं, कल छुट्टी हो गई है। सर हमारी नहीं हुई। किसकी नहीं हुई छुट्टी? एग्जाम मॉडल में नहीं हुई। हुई ना छुट्टी? नहीं सर। डीएवी और अभी भी नहीं हुई मेरी। पुलिस जेबी तो होगी। पुलिस डीएवी में तुम्हारी भी हो जाएगी, अभी 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 मैसेज आया। तुम्हारी भी हो जाएगी, चिंता मत करो। हेलो, हाँ जी गुड, यहीं पर ही तो थे। हाँ उन्होंने कैसी क्लास में रखी है? हाँ फोन ही ला, फोन चुके। हाँ कल लगी आ जाओ। 2.64, क्वेश्चन आंसर कितना है? सर 3.96। ओ वंशिका, ये क्या रे? ओ तेरी, क्या बात है, क्या बात है वंशिका की। ये क्या कर रहे हो तुमने? 6 और 2 को कैसे कटिंग कर दी? वो कहीं और है, वो कहीं और है। एक हिंदुस्तान में, एक पाकिस्तान में तुमने एक 6 और 2 को काट दिया, कैसे काट दिया? पहले वो ब्रैकेट सॉल्व तो करो, बोर्ड मास रूल क्या कहते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व आएगी अंदर ही अंदर। सो वो एलसीएम लेके होना था -1 और -1/2, तो -3/2 होता। माइनस का 1.5 हो गया, ठीक है तुम्हारा, ठीक है तुम्हारा, ठीक है सिमरन। वंशिका पता लग गया? इम्प्रीत, हाँ जी सर। हाँ तू मेरे लिंक से आ, मैं तेरे को दूसरा लिंक दे रहा हूँ भाई, आ जा।
अभी मैं कुछ बच्चों को अलग रखूंगा और कुछ को अलग रखूंगा, तो कैमरेस ओपन रहेंगे। सर 3.96 आ आ गया। गया? वंशिका पता लगा? हाँ जी सर। कहाँ थी मिस्टेक? मिस्टेक कहाँ थी बताओ। इम्प्रीत अभी अभी क्या करना है, इसको तो नोट डाउन तो नहीं, पता निकल था भी नहीं, तू कर निकल गया था। जब भी कभी ये ऐसा हो कि लिंक डिस्कनेक्ट हो जाए तो मेरे को कॉल करो, क्योंकि मेरे को जब क्लास चल रही होती है तो मेरे को पता नहीं चलता है कि कौन लीव कर गया और कौन ज्वाइन कर रहा है। और बाद से एक बार आता है, क्योंकि इसमें एक बार क्लास चल जाए तो फिर मुश्किल हो जाती है। ठीक है ठीक है ठीक है करो, ठीक है। नाउ इसका बी पार्ट देखा जाएगा। हिमप्रीत इसको नोट करता चला जा साथ ही साथ। वॉइस तो क्लियर है ना हिमप्रीत? है हिमप्रीत वॉइस क्लियर? हाँ जी। हाँ ठीक है। देखो इसका बी पार्ट देखो, अभी अभी तक हमने ए पार्ट में फर्स्ट एंड सेकंड खत्म कर दिया। नाउ गो फॉर द बी पार्ट। बी पार्ट में आपने क्या निकालना है? टॉर्क निकालना है। उसमें बोला गया था टॉर्क फाइंड आउट करना है। टॉर्क फाइंड आउट करना है कि आपकी जो कंडीशन है, ओरिएंटेशन है, उसने बोला कि जो ओरिएंटेशन है वो आपकी कौन सी है? वो सेकंड वाली है। इसका मतलब कि थीटा टू आपका 180 डिग्री था उस केस में, और ओरिएंटेशन इस टाइम वो 180 डिग्री हो चुकी है। सो टॉर्क का फार्मूला क्या निकलता है गौरव? व्हाट इज द फार्मूला फॉर टॉर्क? टॉर्क का फार्मूला क्या निकला? सिमरन टॉर्क का फार्मूला क्या था? सर MB sin θ2। हाँ थीटा टू नहीं बोलेंगे, एम बी साइन थीटा। थीटा। एम बी साइन थीटा। सो एम बी साइन थीटा, तो फार्मूला क्या था? टाउ वेक्टर इज इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है। सो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी है? 180 डिग्री है। हिमप्रीत साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? हिमप्रीत साइन 180 डिग्री कितना होता है? सर 0 होता है। हाँ 0 होता है। सो यहाँ से टॉर्क की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। तोशन हाँ जी सर। हाँ तेरे को भी दूसरा लिंक दे रहा हूँ, उसमें ध्यान दे तू। यहाँ से लिंक कर दे। अच्छा सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सी नेक्स्ट क्वेश्चन। और कोई डाउट और कुछ क्वेश्चन? देखो इम्प्रीत और तोशन दोनों कैमरा ऑन रखो। दोनों कैमरा ऑन करो। एक इम्प्रीत लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो सभी। A current of 5 ampere is flowing through a 10 turns circular coil.
of radius 7 centimeter. The coil lies in xy plane. What is the magnitude and direction of dipole moment M? What is the magnitude and direction of magnetic dipole moment? If, चलो पहले इतना करो फिर बता, फिर आगे बात करते हैं. इसका आंसर फाइंड आउट करो. यू हैव ओनली 1 मिनट. 1 मिनट है, इसका आंसर फाइंड आउट करो. करंट है 5 एम्पियर का, किसी सर्कुलर कॉइल में से फ्लो कर रहा है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है एंड द कॉइल लाइज इन एक्स वाई प्लेन. कॉइल लाई करती है एक्स वाई प्लेन में. हिमप्रीत, हिमप्रीत, कैमरा ऑन और काम चालू. तो चल हिमप्रीत कैमरा ऑन. चलो करो, लगाओ. टाइम लगा दिया मैंने, सिर्फ 1 मिनट का टाइम है. क्लॉक चल रही है. गौरव, फॉर्मूला क्या है? सर NIA। NIA बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. गौरव का फॉर्मूला बिल्कुल सही है, जो उसने बोला वो बिल्कुल सही है. सिमिलर, सिमिलर. N क्या होता है? What is N? What is N? Vanchika, what is N? Toshan, what is N? Sir, number of turns. Vanchika, what is N? Capital N. Sir, 10. Number of turns. Simran, पता लग गया? So how many turns are there? 10 turns are there. करंट की वैल्यू कितनी? 5. और एरिया कितना है? व्हाट इज द एरिया? एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर. फटाफट से इसकी वैल्यू बताओ, फिर मैंने इसका बी पार्ट बता दिया, क्योंकि असली क्वेश्चन तो बी पार्ट में है. जल्दी फाइंड आउट करो. वैल्यू निकाल के दो मेरे को जल्दी. इम्प्रेस. चलो बाकी सारे इस क्वेश्चन पे फटाफट से मेरे को आंसर वैल्यू बताओ. सबकी वैल्यू कितनी आ रही है और यूनिट कितनी लिखूंगा मैं यहाँ पे, जल्दी से बताओ. और इम्प्रेस आंसर बताओ. मैग्नेटिक, जो मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में क्यू के एनालॉगस एम था, पी के एनालॉगस कौन है? पी क्या था? डाइपोल मोमेंट थी. क्यों क्या था? चार्ज. सो चार्ज के एनालॉगस में यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ है. इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट पी के एनालॉगस में कैपिटल एम है, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. पी का फार्मूला वहां क्यू इनटू 2 में निकलता था,
या m का फार्मूला m इंटू 2l निकलता है, ठीक है। ये रिकॉल आ रहा है इम्प्रीत? यार माइक तेरा फिर चला गया आज। अभी भी कोई वॉइस नहीं आता है माइक में। चलो एनीवे चलो कोई बात नहीं। किसका आंसर आ गया? सिमरन आंसर आया? Yes, sir. 0.77. हाँ ठीक है। पंची का तुम्हारा कितना है? Sir, 0.77. ठीक है, सबका 0.77 आ जाना चाहिए। कौरव कितना है? तो सुन सर यही आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब who will tell me the direction of magnetic dipole moment? बताओ। असली कहानी तो अब स्टार्ट हुई है, क्वेश्चन तो आपसे हुआ है। वैसे तो फार्मूला है, फार्मूला रट के सभी निकाल देंगे इसको। Who will tell me the direction of magnetic dipole moment? If the coil start पहले वाले केस में XY प्लेन में लाई करती है, बराबर। Where is the direction of magnetic dipole moment? Z axis के along. अच्छा, सिमरन, where is the direction of magnetic dipole moment? बताओ किस डायरेक्शन में होगा, सोचो। वंशिका, where is the direction of magnetic dipole moment? Where is the direction of magnetic dipole moment? Toshan, Toshan, डायरेक्शन कौन सी है? सर परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर आएगा तो कौन सा प्लेन मिलेगा? एक्स वाई। नहीं यार, एक्स वाई प्लेन में तो है वो कॉइल। देखो इधर इसको, एक कॉइल है वो एक्स वाई प्लेन में है। ये एक्स वाई प्लेन में है, तो मैं इसको पीछे बना देता हूँ। ये हो गया अगर एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस। तो जो ये प्लेन दिख रहा है तुम्हें, अब तुम्हें ये 3D पिक्चर है एक तरह से। तो प्लेन समझ लो, अब प्लेन क्या है, एक्स वाई प्लेन कौन सा प्लेन है। मैंने एक छोटा सा हिस्सा बना दिया। इमेजिन करो दिस इज ए 3D पिक्चर कि, और ये तुम्हारा एक्स वाई प्लेन दिख गया है इसके अंदर, ठीक है। ये हो गया एक्स वाई प्लेन, दिस एक्स वाई, दिस इज द एक्स वाई प्लेन, ठीक है। ये इस एक्स वाई प्लेन के अंदर तुम्हारी वो कॉइल पड़ी है, कॉइल पड़ी है। कौन सी कॉइल पड़ी है? ये सर्कुलर कॉइल पड़ी है जो इस क्वेश्चन में है, सर्कुलर कॉइल, और जिसका रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर है। इसको रख दो इसके अंदर, डालो। कैसे? ये इस तरह से पड़ी है, इस तरह से सर्कुलर कॉइल इसके अंदर पड़ी है। तो थोड़ा सा मैं इसको डायग्राम को 3D के अकॉर्डिंगली बनाता हूँ। सो ये सर्कुलर है, साइड से देख रहे हैं इसको थोड़ा सा। जब हम इसको साइड से देखेंगे तो एग्जैक्टली हमें सर्कुलर नहीं दिखता कभी भी, ठीक है। ये 2D को 3D में रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। सो ये वैल्यू 7 है, रेडियस 7 है, दिस इज 7, ये रेडियस 7 हो गया। अच्छा, अब ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही है, ठीक है। जब ये एक्स वाई प्लेन में लाई करती है तो हमने सीखा था कि NIA फॉर्मूला होता है इनटू n कैप होता है फॉर्मूला। एयर n कैप इज द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, किसके परपेंडिकुलर होगा? कॉइल के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि जो कॉइल के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आएगी, मतलब n कैप की डायरेक्शन आएगी, वही डायरेक्शन m की होगी। सो यहां से साफ दिख रहा है कि अगर आपका इस कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है तो आपका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो अलोंग दी z एक्सिस है। अभी क्वेश्चन नहीं है, ये तो क्वेश्चन बहुत आसान था। बी पार्ट देखो, उसने ये पूछा तुमसे, इफ द कॉइल वर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर इसको एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, यानी कि एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है, वो भी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब है इन लाइंस के बीच में डिस्टेंस कम ज्यादा नहीं होगा। तो अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोला कि इस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया, इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है। सामने से देखो, तुम यहां से बैठे इस पिक्चर को देख रहे हो, तो तुम्हें पता लग गया कि भी एक्स एक्सिस के अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है।
अब तुमने ये बताना है इन विच कॉयल, इन विच प्लेन, यू हैव टू टेल इन विच प्लेन, कौन से प्लेन के अंदर कॉयल को रखो, कॉयल इज प्लेस्ड, ठीक है, इन विच प्लेन वुड द कॉयल बी प्लेस्ड, या लाई करेगी सो दैट इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आए। और हमें पता है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर नेट फोर्सेस जीरो, नेट फोर्सेस जीरो का मतलब ये होता है कि बॉडी ना तो आगे जा रही है, ना तो पीछे जा रही है, ना तो ऊपर जा रही है, ना तो नीचे जा रही है, ना गोल गोल घूम रही है, ठीक है, अंडरस्टूड। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है सिग्नल, Yes, sir. पता लगा इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो थम्स अप के लिए तेरा कैमरा, एक तो तेरा कैमरा, एक तेरा माइक्रोफोन, चलो देखो इसको, सी दिस नाउ। सो हमारे पास यहाँ पर इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि बॉडी ना तो आगे ट्रांसलेटरी मोशन ले रही है, ना तो रोटेशनल मोशन ले रही है, नथिंग। सो ऐसे में इसका अब हम ट्रांसलेटरी मोशन का तो अभी हमारा यहाँ पर कोई काम है नहीं, सीधा सीधा हम देखते हैं टॉर्क की बात करते हैं, मतलब क्या आपकी रोटेशन आ रही है, नहीं आ रही है, क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन का मतलब होता है कि नेट फोर्स जीरो, सो यहाँ पर टॉर्क भी तुम्हारा जीरो है। टॉर्क के जीरो होने का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग की टॉर्क जीरो हो जाए, टॉर्क के जीरो का मतलब ये होता है कि एम बी साइन थीटा जीरो हो जाए, इसकी वैल्यू जीरो है। अब देखो एम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, उसका फार्मूला तो एम ही है था। अब यहाँ पर तीन एक ऐसी क्वांटिटीज है जिनका प्रोडक्ट लेने पे, जिनका प्रोडक्ट लेने पे जीरो आ रहा है, क्या ये जीरो है, नहीं ये जीरो है ही नहीं। क्या मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, नहीं ये भी जीरो नहीं है, क्योंकि ये प्रेजेंट है और यूनिफॉर्म है, और m की वैल्यू अभी हमने निकाली है, तो ये भी जीरो नहीं है। इट मींस तीन तीन क्वांटिटीज के प्रोडक्ट से जो प्रोडक्ट आया उनमें से एक को तो जीरो होना पड़ेगा, सो दैट कि सारा रिजल्ट मतलब टॉर्क पूरा का पूरा कंप्लीटली जीरो है। इसका मतलब ये है कि आपका अगर ये जीरो नहीं है तो साइन थीटा को जीरो होना पड़ेगा। साइन थीटा तब जीरो होता है जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो। अब बताओ कौन सा प्लेन हो गया, इसका मतलब कि एम वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में थीटा 0 डिग्री होना चाहिए था। अब अपना दिमाग लगाओ और मेरे को ये बताओ कि प्लेन को कौन, जो कॉइल है, कॉइल है उसको किस प्लेन में रखूं। तुम्हारे पास ऑप्शंस है एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, ये तीन ही बन सकते हैं। बताओ, लो भाई तीनों में से कौन सा आंसर, in which plane the coil should be placed so that the torque is zero, theta is zero। बताओ, क्वेश्चन समझ में आ गया सेवन, Yes, sir. वंशिका क्वेश्चन समझ में आ गया, Yes, sir. हाँ लगाओ, और गगन क्वेश्चन समझ में आ गया, Yes, sir. हम्म, गौरव आंसर क्या है, सर वाई जेड प्लेन। अच्छा तो चलो आंसर क्या है, सर वाई जेड। अच्छा वंशिका आंसर क्या है, Sir, YZ plane. ओके सिमरन तुम्हारा आंसर क्या है, Sir, YZ. गगन, गगन, वही हाँ बताओ क्या आंसर है, हुआ या नहीं हुआ। नहीं सर, नहीं हुआ। तो देखो थीटा की वैल्यू जीरो बननी चाहिए, थीटा की वैल्यू जीरो कब बनेगी, कब बनेगी, तुम्हारे सामने देखो ये प्लेन ऐसे है, इसको यहां से कॉपी करता हूँ, हिप्री तेरा आंसर क्या है भाई, टाइप करके बता,
सो कॉयल तो हमें पता ही नहीं भाई किधर है, सो इसको कॉयल को तो यहाँ से हटाओ फिर, अगर कॉयल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है इसको कहाँ रखना है। अब थीटा जीरो होना चाहिए, थीटा जीरो होना चाहिए। थीटा जीरो का मतलब क्या है, पहले तो मैग्नेटिक फील्ड लेके आओ भाई, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा इस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ये तो दे रखा है, कंफर्म है। अब थीटा जीरो का मतलब क्या है कि तुम्हारा एम वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, एम वेक्टर, मैग्नेटिक डायपोल भी, इस मोमेंट भी इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए, और वो इसी डायरेक्शन में तब पॉसिबल है कि जब आपका, जब मैं इसको हटाता हूँ, मैं एक्स वाई प्लेन को भी हटा रहा हूँ यहाँ से, वो तभी पॉसिबल है, एक सेकेंड, वो तभी पॉसिबल है जब आपकी कॉइल, अब देखो हमें पता है एम वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ द कॉइल, कॉइल की हमेशा परपेंडिकुलर होती है एम वेक्टर की डायरेक्शन। सो इसका मतलब कि अगर आपकी कॉइल यहां पड़ी है इस तरह से, कौन से प्लेन में पड़ी है, वाई जेड प्लेन में पड़ी है, तभी इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट इधर आएगा, सिर्फ इसी केस में इसने इधर आना है। इसको कुछ और कलर से बता देते हैं, ये लो इधर आने वाला दिखता नहीं है वैसे, ये कलर कॉम्बिनेशन से, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा डार्क लेते हैं, ये हो गया इस डायरेक्शन, हाँ ये आ गया कलर। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, और कॉइल कहाँ पड़ी है, ये पड़ी है, ये पड़ी है कॉइल तुम्हारी वाई जेड प्लेन में। वाई जेड प्लेन कैसे, ये वाई जेड प्लेन है, दिस इज वाई जेड प्लेन, ये वाई जेड प्लेन हो गया। सो कॉइल तुम्हारी वाई जेड प्लेन में पड़ी है, उसके परपेंडिकुलर तुम्हारे पास ये बन गया, ठीक है भाई, इंप्रिंट क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है, हाँ जी सर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन तुम्हें फ्रेम करने आने चाहिए, सिमिलर कोई डाउट, No, sir. पक्का, गगन हो गया क्लियर, Yes, sir. चलो, सो नाउ अब जो बुकलेट की देखिए, एक सेकंड बस एनसीईआरटी का देख लो, कहीं अगर इसमें कोई क्वेश्चन तय ना जाए, क्वेश्चन रह जाएगा तो कोई गड़बड़ हो जाएगी। लो भाई, सो यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं, राइट डाउन दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, सो ये तो कल के क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्योंकि एक आज का क्वेश्चन हो गया ये वाला, ये तो आज का क्वेश्चन हो गया, हाँ ये वाला, ठीक है, ये आज का क्वेश्चन हो गया। सो डे 16 अगस्त 26, अब यहाँ देखो, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ टुडेस, राइट डाउन, इफ magnetic monopoles existed, अगर एग्जिस्ट करते तो, देखो एग्जिस्टेड इफ करके एग्जिस्टेड लिखा हुआ है, हाउ वुड द गॉस लॉ of magnetism be modified, उसको मॉडिफाइड कैसे करते हैं, लो भाई, जो बताओ आंसर करो जरा इसका, ये तुम्हारा पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है,
पहले तो हमने क्या किया, कल हमने किया था कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सो उसका एक्सप्लेनेशन वो तुम्हें कल बताया, लेकिन आज क्वेश्चन डिफरेंट है। अब कह रहे हैं कि अगर मान लो एग्जिस्ट करता होता तो फिर कैसे हम इसको मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। सो इसमें वंशिका क्वेश्चन समझ में आ गया? कल वाले क्वेश्चन और आज वाले क्वेश्चन में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। Yes, sir. सिमरन पता लगा कल वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में बिल्कुल फर्क है। Yes, sir. तो लगाते हैं फिर इसको क्वेश्चन कोई आंसर, एनी आंसर? सर जो वो है लॉ है जो अभी है, वो कहता है कि क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डी वेक्टर डॉट डी वेक्टर Look, 0 होता है। ठीक है। इसका मैं आंसर फ्रेम करवाता हूँ, लिखो उसको जरा, ठीक है। लिखो, जनरली होता क्या है, जो हमारा गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म क्या कहता है, या अकॉर्डिंग टू, सीधा ऐसे ही लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, हमारे पास यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, जिसको हम बोलते थे, वो फ्लक्स के बराबर होता है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, फाई बी की वैल्यू 0 आती है, ठीक है। ये 0 आता था, ये हम देख चुके हैं। लेकिन अगर मैंने कल भी तुम्हें बताया, इफ मोनोपोल एग्जिस्टेड, इफ मोनोपोल्स वर टू बी एग्जिस्टेड, इंग्लिश भी थोड़ी ठीक लिखनी पड़ती है यहाँ पे, वर टू बी एग्जिस्टेड, देन the right hand, then the right hand side would have to be equal to mu naught times the monopole, mu naught times the monopole enclosed by surface S, ठीक है, as analogous to Gauss law in electrostatics। मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ, तो लिख लो फिर भी। सो E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द क्यूब नेट, ठीक है, एज एनालॉगस टू गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बस इतना लिखना है। सो दिस इज द आंसर, कि अगर वो मोनोपोल एग्जिस्ट करता तो राइट हैंड साइड में जो लिखा जाता वो इस तरह से लिखा जाता। तो मैं इसको लिख देता हूँ, मेरा टाइम मोनोपोल, ये लो, इसको नीचे करता हूँ, तो देखो म्यू नॉट टाइम्स द मोनोपोल मतलब सरफेस इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द एम। तो ये होता अगर मोनोपोल एग्जिस्ट करता, तो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म वो ये बन जाता, क्योंकि हमने पता है कि भाई यहाँ पर एनालॉगी बिल्कुल एक्यूरेट चल रही है, बट ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं है। बट क्वेश्चन ही जब ऐसी
क्वेश्चन की सेंस ही ऐसी नहीं है कि आपको ये बताना है कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला गया कि आपको इसको डिफाइन करना है। क्वेश्चन में सिर्फ इतनी बात लिखी गई कि क्या अगर वो एग्जिस्ट करता तो देन दिस वुड हैव टू बी इक्वल टू दिस, बट ऐसा होता नहीं। गौरव समझ में आई बात? हाँ जी सर। ठीक है। सिमरन पास समझ में आई? Yes, sir. वंशिका? Yes, sir. Now next question. Write down next question. Question number 3. क्वेश्चन है चलो देखो इसको। तुम्हारे पास एक इस तरह से मैग्नेट दे रखा है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती है। इज दिस डायग्राम करेक्ट? इज दिस डायग्राम करेक्ट? ये बता दो। इज दिस डायग्राम करेक्ट? वंशिका, क्या ये डायग्राम करेक्ट है? Toshan, is this diagram correct? हाँ जी सर। ठीक है, तोशन कहता है कि ये डायग्राम करेक्ट है। गौरव, ये डायग्राम करेक्ट है? यस सर। ठीक है। वंशिका, सिमरन, Yes, sir. Yes, sir. हिमप्रीत, डायग्राम करेक्ट है? गगन, गगन, डायग्राम, दिस डायग्राम इज नॉट करेक्ट। ये डायग्राम करेक्ट नहीं है। अब क्यों करेक्ट नहीं है तो वो समझो, पहले लिख लो, साथ के साथ लिखवा देता हूं। सो इसमें लिखो आंसर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस between two pole pieces cannot be precisely straight. वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हो सकती एट दी एंड्स पे। ठीक है, एंड्स पे बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं हो सकती। सम फ्रिंजिंग ऑफ लाइंस will always be present. Otherwise, Ampere's circuit law is violated. इसको नोट करो जल्दी। इसको मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं कैसे है।
जल्दी नोट करो, नोट हो जाए तो बता दो। नोट हो गया सिमरन? Yes, sir. गौरव नोट हो गया? हो गया सर। यहाँ पर एक वर्ड लिखा गया फ्रिंजिंग ऑफ लाइंस, इसका क्या मतलब होता है तोशन? सर वो थोड़ी राउंड सी होगी। हाँ, यहाँ पर राउंडिंग का मतलब है कर्विंग ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसका मतलब होता है कर्विंग। कर्विंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मतलब होता है थोड़ा पोर्शन कर्व्ड रहता है, दैट इज व्हाई इट इज नॉट करेक्ट। ठीक है वंशिका, याद रहेगा? Yes, sir. सिमरन याद रहेगा? इसको याद रख लो, Yes, sir. बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। नेक्स्ट, अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या ये वाला डायग्राम ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, सो दूसरी ये कैसे होगी? बताओ, इज दिस डायग्राम करेक्ट? गौरव करेक्ट है? नो सर। ठीक है, सिमरन करेक्ट है? No, sir. सिमरन करेक्ट क्यों नहीं है? सर इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट है। दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। सर मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट है इसमें। अच्छा ठीक है, इसका चलो अभी बताता हूँ। वंशिका, इज दिस डायग्राम करेक्ट? No, sir. क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कर्व नहीं है। अच्छा, और तोशन करेक्ट क्यों नहीं है? सर किस चीज का डायग्राम है? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायग्राम है। गलत है सर। गलत है, क्यों गलत है? इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ओके ठीक है, गौरव तूने क्या आंसर दिया था? सर गलत है। गलत क्यों है? सर क्योंकि इसमें एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन आ रही है सर मैग्नेटिक फील्ड की। हाँ, गौरव कर बिल्कुल ठीक है, तोशन का भी बिल्कुल ठीक है। तुम दोनों सिमरन, वंशिका और ये बाकी अभी पता नहीं कौन बोला था, तो तुम्हारा गलत है। रीजन बीइंग की पहली बात तो समझो, जो ऊपर वाले में कर्विंग का मतलब ये होता है कि भी जो ये वाले एंड्स हैं, नॉर्थ वाला एंड और ये साउथ वाले एंड, यहां पर कर्विंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। ठीक है, एंड्स पे बोला जाता है, जहां एंड होता है, नॉर्थ एंड और साउथ एंड होता है, तो वहां पर एकदम से ऐसे स्ट्रेट नहीं होती, इस तरह से आती है, कर्व्ड होती। ठीक है, ये होता है इस केस में, नॉर्थ और साउथ के केस में, क्योंकि यह नॉर्थ और साउथ बना हुआ है। अब कहने का मतलब ये थोड़ी है कि अगर आपका ये दोनों स्ट्रेट है तो ये गलत हो गया, नहीं, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का एग्जांपल हो गया। ठीक है, ये पॉसिबल है, ऐसे स्ट्रेट होना पॉसिबल होता है। हाँ, ये वाला डायग्राम पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि दो मैग्नेटिक, ये कभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, दे कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। क्रॉसिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज नॉट पॉसिबल, दैट्स व्हाई ये डायग्राम गलत है। ठीक है, तो हमने पढ़ा ना कि दो डायरेक्शन आ जाएगी भाई, एक डायरेक्शन ऐसे आ गई, एक डायरेक्शन ऐसे आ गई,
जैसे मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये थी, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये दूसरे को क्रॉस कर रही है। 10th क्लास में ही सीखा हमने कि दो डायरेक्शनें पॉसिबल हो जाएंगी। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। सिमरन ठीक है, यस सर। वंशिका पता लग गया, डाउट क्लियर हो गया? Yes, sir. हिमप्रीत हो गया डाउट क्लियर? हाँ, आवाज ही नहीं आ रही, वो लिख के भेज दिया कर यार, क्लियर है नहीं क्लियर है, जो भी है तो फटाफट बताओ। अब अगला डायग्राम, बताओ, इज दिस करेक्ट? इज दिस करेक्ट क्वेश्चन? सर ये जो पोल्स हैं सेम है अलग है? कौन सा बोल? नहीं मतलब इसमें कौन सा बोल? पहली बात तो मैं सीधा बता देता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगाते इसके ऊपर, ये गलत है। रीजन बीइंग कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसका रीजन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट emanate फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट से नहीं निकल सकते, ठीक है, क्योंकि उनको एक क्लोज्ड लूप बनाना होता है भाई। तो पहली बात तो अगर किसी ने तुम्हें ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखा दी ना, तो भी प्रॉपर उसको ऐसे क्लोज्ड लूप भी दिखाओ, तब जाके उस डायग्राम को करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं तुम्हारे सामने एक डायग्राम बना देता हूं, सो एक तो पहली बात वो किसी एक सिंगल पॉइंट से ऐसे एमिनेट होती नहीं, क्योंकि यहां पर फिर से गॉस लॉ जो है वो तुम्हारा फेल हो जाएगा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर। आपने सिर्फ एक सिंगल पोल, मोनोपोल को शो कर रखा है। कहने का मतलब है कि ये डायग्राम करेक्ट क्यों नहीं है? करेक्ट इसलिए नहीं है कि आपने एक ही पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखा दी। कहने का मतलब ये हो गया कि दूसरा पोल कहाँ है अपोजिट पोलैरिटी का, उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सो यू इस सिंगल डायग्राम से यू वांट टू शो कि मोनोपोल एग्जिस्ट कर रहा है। यू आर सेइंग बाय शोइंग दिस डायग्राम कि मोनोपोल एग्जिस्ट कर रहा है। सिमरन, क्या मोनोपोल एग्जिस्ट कर सकता है? नो सर। बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अगर इसकी जगह पर ये वाला डायग्राम होता कि प्लस क्यों चार्ज पार्टिकल है, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बना दी, वंशिका क्या ये करेक्ट है? अब Yes, sir. हाँ ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, जबकि ये गलत है, क्योंकि सिंगल चार्ज अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, और हमने अभी पढ़ा है कि मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तोशन बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। गौरव क्लियर हो गया? हाँ जी सर। अगला देखो, नाउ सी द नेक्स्ट डायग्राम। सो दिस डायग्राम इज रॉन्ग, दिस डायग्राम इज रॉन्ग, सो दिस वन इज करेक्ट। अगला देखो, ये देखो, ये मैंने ऐसे दिखाया ना वंशिका, ये होता है कर्विंग, एंड्स पे ऐसे कर्व्ड बाहर की तरफ निकल गई, और दूसरे वाले एंड पे इस तरह से आ रही है, समझे? Yes, sir. हाँ, तो और बाहर की तरफ इस तरह से, इस तरह से पूरा पूरा सर्कल बनाते हुए दिखाना होता है, आधा अधूरा नहीं दिखा सकते, तो समझ जाओ। इस तरफ भी ऐसे, ये वाला डायग्राम करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, मतलब प्रॉपरली अगर बने तो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, कट नहीं करेंगी, ये वाली बात है। प्लस ये जो डायग्राम है, एक क्लोज लूप भी हमें दिख रही है, दो पोल्स दिख रहे हैं, एक पोल से निकलता हुआ दिख रहा है, दूसरे पोल पे एंटर दिख रहा है, सो डाइपोल भी नजर आ गया कि मोनोपोल वाला कोई केस नहीं था, ठीक है। सो और क्लोज लूप बन रही है, वो वाला केस भी जस्टिफाइड हो गया। सो इन दिस डायग्राम टू थिंग्स
आर करेक्ट। सो दिस डायग्राम 100% करेक्ट है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो फेल कर रही है उसको। ठीक है, ठीक है। एनी डाउट हेयर सिमरन? No, sir. चलो फिर अब एक डायग्राम और करते हैं जिससे पता लगे कि भाई सो हाँ देखो, अब एक ये डायग्राम है, ध्यान से देखना है इस डायग्राम की तरफ। तोशन ये डायग्राम सही है गलत? गलत है सर शायद। अच्छा सिमरन, दिस डायग्राम करेक्ट और रॉन्ग? Sir, correct. करेक्ट है। गगन करेक्ट है रॉन्ग? Correct. करेक्ट है। वंशिका इज दिस करेक्ट और रॉन्ग? Sir, correct. करेक्ट है। ओके गौरव? करेक्ट है सर। ठीक है। तोशन तूने क्या बोला था? गलत है। गलत है। इमप्रीत तेरा आंसर क्या है? इमप्रीत इज दिस करेक्ट और रॉन्ग? आंसर भेजा। करेक्ट है सर। सो ये डायग्राम करेक्ट नहीं है, दिस डायग्राम इज अगेन रॉन्ग। देखो अगेन फिर से वही बात सामने आ गई। क्या सामने आया कि भी एक तो ये वाली बात सामने आएगी कि एक ही पॉइंट से आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरफ दिखाई है। देखो देखो ये एक प्लेट है, सो दिस इज ए प्लेट। सो एक प्लेट थी, हालांकि मेरे को पहले बता देना चाहिए था कि ये एक इस तरह से एक प्लेट है। इस केस में अगर तुम फ्लक्स देखो तो इधर से भी फ्लक्स दिख रहा है, इधर से भी फ्लक्स निकल रहा है, इधर से भी फ्लक्स निकल रहा है, इधर से भी फ्लक्स निकला, इधर से भी निकल गया, और दूसरे वाले साइड से भी फ्लक्स निकल गया। एरो देखो, एरो पे ध्यान दो, ये भी फ्लक्स निकलता हुआ दिख रहा है, ये भी फ्लक्स निकलता हुआ दिख रहा है। सो इस एक ऐसे रीजन में से क्लोज्ड सरफेस, मतलब इस एक क्लोज्ड सरफेस है जो मैंने शेडेड रीजन अंदर का बनाया है, इस सारे रीजन में से आपको मैग्नेटिक फ्लक्स बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। सो कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि अगर यहां पर फिर से गॉस लॉ लगाया जाएगा वो फिर से फेल हो जाएगा। रीजन बीइंग कि यहां पर फाइनाइट जीरो है ही नहीं। फाइनाइट जीरो का मतलब ये होता है कि किसी रीजन में से जितना मैग्नेटिक फ्लक्स इन साइड में जाएगा उसमें से उतना बाहर भी निकलना है। ठीक है, ठीक है। सो एंटरिंग करवानी है और लीव भी करवाना है। एंटर करवाओ उसको, लीव भी करवाओ। इस मतलब ऐसा नहीं होता कि आपने उसके अंदर सिर्फ लीव ही लीव करवा दिया या फिर उसे बाहर ही बाहर करवा दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसे में तो ऐसा लगेगा कि इसके अंदर एक मोनोपोल बैठा है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ फेंक रहा है। सो अगेन फिर से वो मोनोपोल वाला केस बन गया, और मोनोपोल हमारा कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं। जैसे नॉर्थ से हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलती है। नॉर्थ एक ऐसा फेस है जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा बाहर की तरफ निकलती है, इस तरह से कर्व एंड्स पे। तो यहां पर भी वही चीज नजर आ रही है भाई, कि एक ऐसा लग रहा है कि सिर्फ नॉर्थ ही बैठा है यहां पर इसके अंदर। फिर से वही कहानी आ गई कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं। सिमरन पता चला कुछ क्या बोल रहा हूं मैं? Yes, sir. वंशिका
Yes, sir. ये घुमाने वाले क्वेश्चन है और मैं कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं टपा रहा हूँ, ये सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के। तोशन बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। गौरव यस सर। हो गया क्लियर? गौरव हाँ जी सर, हो गया। ठीक है। सिमरन कोई डाउट तो नहीं है इसमें? गगन No, sir. चलो अच्छा, इमप्रीत एनी डाउट है? नहीं बता, मैसेज कर दिया कर भैया अगर कोई डाउट है तो बताओ। इमप्रीत एनी डाउट? ठीक है चलो। सो एक तो हमने देखो कितने सारे डायग्राम्स देखे और हमने समझने की कोशिश करी है कि किस तरह से ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम्स आ जाते हैं और इस तरह से नहीं हम इनको जाने दे सकते। चलो अब हम एक लास्ट करते हैं, बस एक लास्ट है, एक लास्ट डायग्राम देखते हैं किसको कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये सोलेनॉइड है, दिस इज अ सोलेनॉइड और ये बहुत लंबा सोलेनॉइड है, चलता ही जा रहा है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे शो कर रही हैं। पहला सवाल सिमरन से, इज दिस करेक्ट सिमरन? No, sir. ठीक है। गौरव इज दिस करेक्ट? गौरव करेक्ट है? नो सर। अच्छा वंशिका? No, sir. अच्छा तोशन करेक्ट है? गलत है सर। गलत है। ठीक है, अभी तक सभी बच्चों ने गलत बताया। हिमप्रीत देखते हैं, हिमप्रीत क्या कहते हैं। हिमप्रीत सही है गलत है? आंसर करें हिमप्रीत जल्दी, करेक्ट और रॉन्ग? हिमप्रीत इज दिस करेक्ट और रॉन्ग? पता नहीं सर, गलत लग रहा है। चलो ठीक है, ये गलत ही है, दिस इज गलत। इस टाइम सब बच्चों का सही होगा, सभी का सही है। कैसे गलत है भाई? देखो इनसाइड में तो करेक्शन ठीक है, अगर इनसाइड इनसाइड की बात करें तो वो ठीक है, लेकिन आउटसाइड गलत है। रीजन बीइंग कि वो ठीक है आता है ऐसे है, लेकिन कभी ऐसे स्ट्रेट नहीं आता, नेवर कम्स एज स्ट्रेट। मैग्नेटिक फील्ड नेवर कम्स स्ट्रेट एट दी एंड्स, ठीक है। वो इस तरह से क्लोज लूप बनाती हुई आती है, अगर ये नॉर्थ होता है ये साउथ है, सो ऐसे क्लोज लूप बनाती हुई आएंगी। सो हमेशा इस तरह से। ये क्या हो गया अब फिर से? फ्रिंजिंग। फ्रिंजिंग का मतलब क्या होता है? कर्विंग होना, कर्व्ड होना। सो यहाँ पर देखो ये कर्व्ड होंगी ऐसे, जब तक ये नहीं शो करेगा कोई भी तब तक गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। इसको ऐसे कर्व्ड आना है, ये ऐसे कर्व्ड आएंगी और एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करती, मतलब कट भी नहीं करती। अब डायग्राम जाके करेक्ट हुआ है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि जब भी नियर एंड्स हो, क्योंकि ये सोलेनॉइड जो होता है वो मेरा बार मैग्नेट की तरह काम करता है, और जो बार मैग्नेट के एंड्स होते हैं वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में फ्रिंजिंग नजर आती है। फ्रिंजिंग का मतलब होता है बेंड, एक तरह से कर्विंग होना, बेंडिंग होना, कर्विंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। सो यहाँ पे हमने ये जो डायग्राम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए। चलो अब अगले जो टॉपिक से रिलेटेड है वो मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी से है। सो विद इन 1 और 2 डेज ये चैप्टर फिनिश होने वाला है, ठीक है। सो आज और कल में। सो उसके बाद हमारा जो रह जाएगा चैप्टर, मैं इसको सेव कर दूं पहले 1 मिनट। आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई है,
इसको बहुत ही आराम से बैठ के समझाना पड़ता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही नहीं क्लियर होती और सारा चैप्टर ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, चलो अभी कितना रह गया हमारा, इसमें से एक ये हो गया और एक एसी, इसके बाद एसी स्टार्ट करें। अभी करो एसी स्टार्ट करें, इसके बाद सीधा हम एसी स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक्स खत्म कर दिया तो ठीक है, ईएमएफ खत्म कर लेते हैं, वो जल्दी खत्म हो जाएगा। इसके बाद ईएमएफ खत्म करने के बाद एसी खत्म करेंगे। सो फ्रॉम आफ्टर 1 और 2 डेज ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। फिर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगा और वो भी हार्डली 3 या 4 दिन में खत्म हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट फिर हम एसी खत्म करेंगे। सो मोस्ट प्रोबेबली मेरा टारगेट यही है कि तुम्हारा जो इस अगस्त में कम से कम तुम्हारा ये बुक खत्म हो जाए। ठीक है, वॉल्यूम 1 फिनिश हो जाए। बस अब रह गई प्रैक्टिस के लिए। अब मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दूंगा। सो मैं फ्री हो चुका हूं, पहले फ्री नहीं था, तो साथ के साथ क्वेश्चंस लगाते रहना और मेरे से डाउट पूछते रहना। आज में कोई प्रॉब्लम सिमरन? नो सर। ठीक है, ठीक है। जो बच्चे हम बीच में हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था तो ऐसे अब हम कर नहीं पाएंगे। रीजन भी कि पहले हम अपना ये वाला फिनिश करके दोबारा फिर से पीछे जाएंगे। ठीक है वंशिका? यस सर। हाँ, इसको खत्म करने के बाद हम पीछे जाएंगे, रिवीजन मोड में चले जाएंगे। सो ताकि हमारा टर्म 1 अच्छी तरह से तैयार हो, बिना प्रैक्टिस के, बिना क्वेश्चंस लगाए तो टर्म 1 निकलने नहीं वाला है। और मेरा टारगेट ये है कि इस बार हर कोई बच्चा निकल जाए। ठीक है तोशन? हाँ जी सर। ठीक है, चलो फिर अब कल देखता हूं। अगर मैं कल का टाइम बताऊं भाई सुबह का। आज वाली पीडीएफ भेजने की जरूरत है? भेज दूं? भेज देता हूं।